पिछड़ते हुए काफी पीछे चल रहे हैं। चंद्रभानु पासवान बीजेपी के कैंडिडेट 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। कैसे देखते हैं मोहित इसे, और क्या वजहें हैं, बीजेपी ने कैसे टैकल किया? देखिए, वो 2024 में एक जो झटका था भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पे वो भी तब जब राम राम के नाम पर बड़ा भव्य हुआ और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब आप देखिए उस डोर टू डोर, हर घर, हर एक गली में आपको जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा भव्य तैयारी की थी कि पूरे देश को राममय कर देंगे। लेकिन उस राममय माहौल में सीट जो है, लोकसभा की सीट बीजेपी हार गई, तो वो बहुत बड़ा डेंट था भारतीय जनता पार्टी पर। अब दारोमदार था दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि किसी भी तरीके से सीट को जीता जाए। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि अवधेश प्रसाद लगातार कह रहे थे कि बताइए, आज तक किसी उपचुनाव की सीट पर मुख्यमंत्री 9 बार प्रचार करने आए हैं क्या? लेकिन यहाँ मिल्कीपुर में इतना जानबूझ के किया जा रहा है प्रचार। तो प्रचार तो हर कोई करेगा, जीतने के लिए हर कोई प्रचार करता है। तो समझ में तो अवधेश प्रसाद को भी आ रहा था कि मिल्कीपुर जीतना, और अब जो कंडीशंस हैं जब सरकार भारतीय जनता पार्टी उसमें आसान तो नहीं होने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम बड़े चेहरे लगाए, चाहे फिर वो खास तौर पे जो दलित लीडरशिप थी समाजवादी पार्टी की, तमाम सांसद वहां पर पहुंचे। डिंपल यादव के दाईं तरफ जब आप देखेंगे तो वहां पर प्रिया सरोज खड़ी थी, पीछे की तरफ रागिनी सोनकर थी। तो खास तौर पर दलित वोट बैंक में जो एक भरोसा जताने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी, तो ये मिल्कीपुर में साफ देखा गया था। लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। जब जिस दिन वोटिंग डाली जा रही थी उस दिन भी लोगों का कहना था कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है इस तरफ जाएगा, विकास के, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लोगों ने फिर वोट डाला। और यही बात है कि यहाँ पर इतने बड़े मार्जिन से चंद्रभानु पासवान अब फिलहाल यहाँ पर जीते हुए दिख रहे हैं। मोहित एक बात बहुत लोग कह रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं जानकारों का मानना है कि हार हुई कहीं ना कहीं सीट पर, तो इसके बाद से जिस तरह से सोशल मीडिया हो, चाहे तमाम हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर यह कहा जा रहा था राम मंदिर बनने के बावजूद भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, वोटरों ने बीजेपी को कहीं ना कहीं दगा दे दिया। ये कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से बीजेपी के साथ आप देख सकते हैं। लोकसभा में हार के बाद इस बार विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं वोटरों में कहीं ना कहीं इसकी सिंपैथी देखने को मिली, कहीं ना कहीं इमोशनल होकर वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया इस बार। ये भी क्या मुझे लगता है ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं और जो बात कही जा रही थी कि भाई दगा दे दिया, ये वो लोग थे। देखिए, हर आदमी को अपना मताधिकार प्रयोग करके अपना नेता चुनने का अधिकार है। मोहित, एक अपडेट मैं यहाँ दिल्ली चुनाव पर दे दूं। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने 1170 वोटों की बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से करीब 1170 वोटों से, इसका मतलब है पीछे चल रहे हैं अभी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से, जहां से पिछले 3 बार से वो विधायक हैं, वो इस बार काफी पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा बहुत तगड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं दिल्ली के पूर्व सीएम को, और कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा को मोहित सीएम कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आप कंटिन्यू करें मिल्कीपुर पर। हाँ, मिल्कीपुर की जो हम बात कर रहे थे कि क्या धोखा दिया, नहीं धोखा नहीं दिया। वहाँ पर देखिए, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया। अब उसमें हुआ क्या है कि ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि क्या धोखा दिया गया है, तो इस मामले में अगर मिल्कीपुर नहीं कोई और भी विधानसभा सीट होती, तब भी लोग जो है अधिकांश तौर पर यही देखा जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी और पार्टी का विधायक बनाएंगे तब उस स्थिति में जो विकास है वो उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा, काम कराने में आसानी होगी कम से कम की जो सत्ताधारी पार्टी। हाँ, इस मामले में परसेप्शन और दिखा था वो ये था जब घोसी का उपचुनाव था, जहां से विपक्ष को मजबूती मिलनी शुरू हुई थी। जब समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट पर जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारे दर्शकों को याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश में, तब घोसी सीट से दारा सिंह चौहान, जो कि योगी सरकार 2017 से 22 तक मंत्री रहे थे, 2022 में आ गए थे और समाजवादी पार्टी में आके उन्होंने घोसी से चुनाव लड़ा। घोसी से चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं आ पाई। उसके बाद तमाम आरोप लगाने के बाद दारा सिंह चौहान ने उस सीट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वहां पर बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में भी इलेक्शन क्या हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी से जो आदमी था, यानी कि दारा सिंह चौहान थे,
तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, यानी कि विधायक बनाया था वो फिर से विधायक के नाम पर वोट मांगने के लिए उनके सामने खड़ा हुआ था। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वहां पर सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया था और सुधाकर सिंह के लिए समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी नेता एक साथ लग गए थे। तो यहाँ पर सिंह चौहान वो चुनाव हार गए थे। वहां से शुरुआत होती है विपक्ष के टेम्पर लेने की, यानी कि विपक्ष को मजबूती वहां से उत्तर प्रदेश में मिलनी शुरू हुई क्योंकि वही यादव ने दिखाया था कि मजबूत और एकजुट होता है। लेकिन उसके बाद एक चुनाव हुए और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो एक गुलबंदी का वो उनका चल निकला। बाद हुआ क्या कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम वो जो कमियां थी, तमाम वो जहां पर 2024 में जिन सीटों पर हार मिली थी, चाहे वो जाति की बात हो, संविधान की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। उसी का परिणाम था कि जब 9 सीट पर उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तब 9 में से 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई और उन 7 सीट जहां में 2 दशक तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती है। और उसके अलावा चाहे फिर वो मीरापुर हो और अन्य सीटें थी, 7 सीटें वो जीतती है। और इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ और करहल, जहां से पूरा अखिलेश यादव थे, वहां पर समाजवादी पार्टी थी 2 सीटों पर। तो अब को अलग रख लिया जाए और ये मिल्कीपुर की एक सीट अलग थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पासी समुदाय से ही इसीलिए टिकट दिया कि जातिगत तमाम उन वर्गों के तमाम नेताओं, उन तमाम मंत्रियों को ग्राउंड पे उतारा जो कि वहां पर जाकर लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों को बना सकें, लोगों के साथ ले सकें। और बड़ी बात ये भी थी कि कहीं ना कहीं जब सत्ता होती है प्रशासन का भी कराने में, रैलियां होने में और बहुत सारे, क्योंकि देखिए आप जब चुनाव जाते हैं तो आपको कई सारी अनुमतियां लेनी होती हैं चुनाव। ऐसे में आपको बहुत सहूलियत होती है कि आप चीजों आप देखेंगे तो रोड शो हुआ मिल्कीपुर में, मैं आपको बताऊं तो वहां क्या हुआ कि मिल्कीपुर में डिंपल यादव ने रोड शो किया, उस पर एफआईआर हो गई। एफआईआर में जब आप देखेंगे तो वहां पर उस एफआईआर में लिखा हुआ था कि हमने अनुमति 50, 25 और 10 वाहनों की दी थी, लेकिन ज्यादा वाहन आ गए और उनको अनुमति थी रोड के किनारे रोड शो करने की, बीच रोड पे कर रहे थे। अमूमन रोड शो तो हमेशा कभी किसी नेता को साइड में करते हुए आज तक नहीं देखा, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। अगर हर एक नेता की बात करें तो ऐसे में वहाँ एफआईआर। और ये दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीरें नजर आ रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना जोश हम देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, जोश से लबालब, कड़ी मेहनत के बाद जब रिजल्ट आपके फेवर में आता है और दिल्ली में 27वां खत्म हो गया है। 27 साल के बाद जो 27 साल से इंतजार था दिल्ली की सत्ता में आने का बीजेपी का, वो इस बार खत्म होते नजर आ रहा है और 46 सीटों बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लबालब भरे नजर आ रहे हैं। मोहित, मिल्कीपुर पर एक और सवाल मेरा आपसे, योगी, सीएम योगी के कहीं ना कहीं नाक का सवाल बन गया था और जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले साल जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने धुआंधार जीत दर्ज की, जिसमें से कई मजबूत, कई कठिन सीटों पर भी बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई। तो आखिर रणनीति कैसे बनाया गया सीएम योगी, और क्या 27 का जो रास्ता है वो भी कहीं ना कहीं तैयार हो गया है, फिर से बीजेपी मजबूत रूप से कहीं ना कहीं यूपी में वापसी करती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यहाँ पर 27 अब चूंकि अब सीधा 27 का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में और अगर देखा तो 27 के लिए जहाँ समाजवादी पार्टी अपने आप को, क्योंकि 2024 के बाद जो उसके बाद और मोहित एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा आपको, वीरेंद्र सचदेवा कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सुनते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए शाम को राष्ट्रीय कार्यालय में
तो वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे और इस बीच बड़ा अपडेट एक और दे दें। जानकारी की अब तक मिली जानकारी मुताबिक बताया जा रहा है कि वो चुनाव हार गए हैं। सभी राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के चुनाव में मात दे बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। मोहित, मिल्कीपुर पर फिर वापस आते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाया गया और 27 का रास्ता कैसे अब तैयार होगा? देखिए, ये जो परीक्षा योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब जो तो बिल्कुल बड़ी सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए हैं। जी जी जी, और बिल्कुल यहाँ देखिए, पहले मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से थे, लेकिन उन्होंने एंड पर सीट चेंज की और पटपड़गंज से भी रविंद्र ओझा जो है जी, वो भी पीछे, अवध ओझा जी, वो पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जो हार हुई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीता हुआ जी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है राजनीति पर देखिए, क्योंकि देखिए एक तरफ तो मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ा था, जो एक बार बार कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रहे, तमाम काम नहीं कर पाए, इसलिए सीट बदल दी और का सामना करना पड़ा। तो ये बात जो इस एक लहर में, जो एक शुरुआती लहर में जब सबसे पहले दिल्ली में अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी आई थी, उसके बाद अब जो है यहाँ पर उसको 24 सीटें, यानी कि पहले 67 सीटें आई, फिर 62 सीटें आई, 62 के बाद सीधा 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत बड़ी जी। मनीष सिसोदिया के बारे में एक और अपडेट दे देते हैं मोहित दर्शकों को। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट तरविंदर सिंह वकील 623 तक नजर आ रहा है। 600 या 700 वोटों से उन्होंने मनीष सिसोदिया को मात दी है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया इसके पहले पटपड़गंज दिल्ली की पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने अपनी सीट बदली और जंगपुरा से अपना नामांकन दाखिल किया था। पटपड़गंज सीट के बारे में आपको बता दें, जहां से बीजेपी के रविंद्र नेगी ने करीब 16,000 वोटों की लीड बनाई हुई है और सीट पर आम पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा, जिनकी बुरी हार के रूप में एक तरह से देखा जा रहा है, लगभग अब आखिरी राउंड की वोटिंग चल रही है, गिनती चल रही है, माफ कीजिएगा, तो रविंद्र नेगी भी पटपड़गंज सीट से कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। और यही डर था कहीं ना कहीं, जिसके चलते मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली थी और अब मनीष सिसोदिया की बुरी हार हुई है। जिस तरह से हम देख सकते हैं रिजल्ट्स में बुरी हार हुई है मनीष सिसोदिया की। बीजेपी के तरविंदर सिंह वकील ने मनीष सिसोदिया को हरा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका मोहित देखा जा रहा है। और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, बल्कि कालकाजी सीट से दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी, वो भी काफी पीछे चल रही है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से काफी पीछे चल रहे हैं। अब अंतिम राउंड की वोटिंग चल रही है। ये बहुत बड़ा झटका मोहित, कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर आसान तो नहीं था आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा, ये टसल कहाँ से शुरू हुआ? कहा जा रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जेल के अंदर थे, तो आशंका ये थी कि अपने आप को एक मुख्यमंत्री का दावेदार जो है अशोक गहलोत मान के चल रहे थे। और इसी को लेके, लेकिन जब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब को किसी भी काम की जो फाइलें जाती थी दिल्ली सरकार की, तो एलजी की तरफ से उसमें थोड़ा समय लगता था फाइलों को साइन होने में, लेकिन अगर कैलाश गहलोत की कोई भी फाइल जाती थी वो। और बड़ी बात ये भी है कि अभी हाल ही में जब 15 अगस्त का जब कार्यक्रम हुआ, उस वक्त भी एलजी के साथ अशोक
कैलाश गहलोत को लेकर कहा गया था कि कैलाश गहलोत झंडारोहण करेंगे, लेकिन बाद में आतिशी को वहां पर आतिशी ने झंडारोहण किया था। तो कैलाश कॉन्फिडेंट थी और बाद में हुआ भी यही कि चुनाव के ठीक पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अब जो बिजवासन सीट है वहां से वो लीड भी ले रहे हैं। तो और कैलाश गहलोत बता दें दर्शकों को कि इससे पहले वो नजफ विधायक रह बीजेपी ने उनकी सीट बदलकर उन्हें बिजवासन से उम्मीदवार इस बार बनाया था और 6000 वोटों की लीड बना रखी है उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं एक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। सीट बदलने के बावजूद कैलाश गहलोत ने जिस तरह से एक इतनी बढ़त बना रखी है और आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर्ड फील कर रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, खुद को सीएम आतिशी के साथ काफी विवाद भी हुआ था उनका, तो इसी के चलते वो कहीं ना कहीं बीजेपी में आए और इस बार चुनाव में उनकी लगभग जीत के कगार पर है। आखिर उनकी जारी है मोहित, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा जी सीटों पर बीजेपी का जाना और आम आदमी पार्टी अब 22 पर आ गई है। ये बहुत बड़ा उलटफेर है कि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि तमाम चीजों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगभग 30 सीटों तक तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर 30 के भी नीचे, 25 के भी नीचे, यानी कि 22 पर अब जो है आम आदमी पार्टी। आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जब आप चीज दूसरी बात देखिए, आपको मनीष सिसोदिया दिखाई देंगे। मनीष सिसोदिया, आपको तस्वीरें सुनिए, क्या कुछ हम आपको सुनवाएंगे कि मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो देखिए, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम अपनी सीट जंगपुरा से हारने थे। ये तमाम बड़ी बातें एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया की करारी हार हुई है। मोहित, कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के बारे में भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से देवेंद्र यादव बादली से उन्हें कैंडिडेट बनाया था, इस बार फिर से कांग्रेस ने, पहले भी बादली से वो लड़ चुके हैं, बादली पर कांग्रेस को माना जा रहा था कि एक मजबूत उम्मीदवार है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना खाता खोल सकती है, क्योंकि पिछले 2 बार से हम देख रहे थे कांग्रेस दिल्ली चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं शून्य पर अटकी हुई थी। और इस बार फिर बादली में बीजेपी ने दीपक चौधरी को, जो अहिर समाज से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया था। दीपक चौधरी ने एक बार फिर 5 या 6 हजार की और देवेंद्र यादव करारी शिकस्त की ओर मोहित जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। देवेंद्र यादव हो, चाहे पटपड़गंज सीट की भी आप बात कर लें, अनिल चौधरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के अनिल चौधरी की भी करारी हार एक तरह से अब तो आखिरी राउंड की गिनती चल रही है और बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने 16000 वोटों की लीड बना रखी है। तो आम आदमी पार्टी भी हार की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और अनिल चौधरी भी। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाम मतलब कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने देवेंद्र यादव के लिए हो चाहे अनिल चौधरी के लिए हो, अपने 2 दिग्गज नेताओं के लिए लगातार प्रचार किया था और चुनावी मैदान में बिगुल फूका था देवेंद्र यादव, अनिल चौधरी। लेकिन जिस तरह से उनकी हार होते नजर आ रही है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। मोहित, कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में भी ये बात सिद्ध हो गई कि वोटर अब जो है एक तरफा वोट करता है, या तो वो जिताता है किसी को या तो वो हराता है। वो 2 ही काम होता है, वो तीसरे ऑप्शन की तरफ कम ही जाता है, क्योंकि जो लोग फाइट में नहीं है। अब आप देखिए, कांग्रेस के साथ साथ मैं चर्चा ये भी कर लेता हूँ AIMIM की। अब AIMIM की आप मुस्तफाबाद सीट देख लीजिए, 1000 आंकड़ा भी नहीं पहुंच पा रहा है ताहिर हुसैन का। देखिए 1000, मतलब वहां पर तमाम वोटर्स, इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग, इतनी रैलियां और इतने शानदार जो है असदुद्दीन ओवैसी के। ऐसा ही सेम चीज है, वही कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस को यहाँ पर क्या है कि लोगों ने या तो भारतीय जनता पार्टी को चुना या आम आदमी पार्टी को चुना। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया, या तो आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये सिर्फ 2 ही चीजें हुई हैं और 2 के अलावा इसी
पूरे सिस्टम में इसी के साथ किसी और को ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। हाँ, कुछ सीटों पर अभी ये देखना होगा कि आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन है, वहां पर जो मार्जिन है, डिफरेंस है जीत हार का, वोट बैंक से कितना कम और ज्यादा। अच्छा मोहित, आपने मुस्तफाबाद सीट का जिक्र किया। ये मुस्तफाबाद सीट वही इलाका है, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर दिल्ली दंगे हुए थे और दिल्ली दंगे के आरोप में ही ताहिर हुसैन अभी जेल में थे, जिन्हें जेल से चुनाव लड़वा रही है AIMIM। लेकिन खास बात मोहित ये है कि यहाँ आम आदमी अकील अहमद खान कर रहे हैं और बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को अपने चुनावी मैदान में उतारा था। टर्निंग पॉइंट इज मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो 72,664 वोटों के साथ पहले पायदान पर चल रहे हैं। मतलब यहां आप देख लें, मुस्लिम बहुल सीट होने के बीजेपी का झंडा बुलंद है मुस्तफाबाद में और 72,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी लीड है। मतलब AIMIM भी कोई कमाल नहीं कर पाई यहां पर। और दंगे हुए थे, दिल्ली दंगे 2020 मुस्तफाबाद में। ओवैसी की तो करारी हार हुई ही है, क्योंकि ओवैसी का कहीं ना कहीं AIMIM का दिल्ली के चुनाव में डेब्यू हो रहा था इस बार। आज तक इससे पहले ओवैसी की पार्टी कभी भी दिल्ली चुनाव में हिस्सा लेती नजर नहीं आई थी। पहली बार AIMIM दिल्ली में कॉन्टेस्ट कर रही थी। लेकिन दोनों ही चाहे ओखला देख लें, शरीफुल वहां लड़ रहे हैं AIMIM की तरफ से, और ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से, और बीजेपी के उम्मीदवार 72,000 वोटों की लीड बना रखे हैं। तो ये कि मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं क्या? हम बात करते तो बीजेपी का नुकसान होगा। यहाँ तो मुस्लिम वोट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? मुस्लिम वोटर्स के अलावा एक बड़ी खबर बता दें कि नई दिल्ली आखिरी राउंड की वोटिंग बची है और वहां पे आखिरी राउंड से पहले कि सिर्फ एक राउंड की वोटिंग है और वहां पर अभी जो है अरविंद केजरीवाल 1844 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल आखिरी राउंड में 1844 वोट ले पाएंगे, लेकिन ये बहुत है कि एक सिर्फ आखिरी राउंड में आप 1844 की लीड ले ले। क्या लगता है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सीट? दिल्ली सीट वही सीट है जहां से जो जीतता है उसका CM बनना तय माना जाता है। अरविंद केजरीवाल पिछले 3 बार से वहां से चुनकर आ रहे थे और नई दिल्ली सीट एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि बड़े लीडर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली और था जाट समुदाय से आते हैं प्रवेश वर्मा। जाट वोटों की संख्या अच्छी खासी दिल्ली में मानी जाती है। तो कई लोग मान रहे थे कि पूर्व सीएम पाने में प्रवेश वर्मा कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और आज सुबह मैं देख रहा था, सुबह ही कनॉट प्लेस स्थित शिव मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी का बयान, काफी कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर। उनके समर्थक भी थे कि नई दिल्ली, क्योंकि कोई भी चुनाव नहीं हारा। ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख ले, पिछला टाइमलाइन देख ले, तो बॉल पे जब बल्ला आता है तो छक्का नहीं करते हैं प्रवेश। और इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से इतनी बड़ी लीड लेकर नजर आ रहे हैं, करीब 2000। और आखिरी राउंड की गिनती अब अगर अरविंद केजरीवाल इस लीड को अगर अपनी जीत में तब्दील नहीं कर पाते हैं तो आम आदमी पार्टी के भविष्य पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है। पंजाब में हालांकि सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को प्रेजेंट करना चाह रहे थे और एक नेशनल लेवल के नेता बनने की उनकी सोच थी, सपना था एक, वो कहीं ना कहीं अब विराम लग सकता है। ये बहुत बड़ा झटका आदमी पार्टी के लिए। मोहित, कुछ अपडेट्स आप निकाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं अब सीधे हम बात, अभी हमने मुस्तफाबाद की बात की, हम ओखला की बात कर लें। ओखला पर 23 में से सिर्फ 7 राउंड की काउंटिंग हुई है। जो काउंटिंग हुई है उसके आंकड़े हम बता देते हैं। आंकड़ों के हिसाब से लगभग 13,000 वोट से 13,500 वोट से अमानतुल्लाह खान यहाँ पर आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ देखिए, यहाँ जो है 18,000 वोट में 18,181, यानी कि 13,000 वोटों से शिफाउर रहमान पीछे हैं, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 9,843 वोट मिले हैं। यानी अभी सिर्फ रोहन 7 राउंड काउंटिंग हुई है, बाकी के अभी 16 राउंड बचे हैं। और 16 राउंड में अगर शिफाउर रहमान इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो
की मुसीबत बढ़ सकती है। अमानतुल्लाह खान सिटिंग विधायक है वहां के। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, देख लें राजौरी गार्डन में। आपको बता दूं राजौरी गार्डन से नई दिल्ली से